हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आपका पूरा परिवार भी स्वस्थ होगा। तो देखिए दोस्तों, आज हम बात करेंगे गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन की। इट इज़ द वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक इन क्लास 12th। मीन्स स्पेरिकल सरफेस के द्वारा जब रिफ्रैक्शन होता है तो उसका फॉर्मूला डेराइव करना होता है, और ये फॉर्मूला बहुत हार्ड होता है दोस्तों। अगर ये फॉर्मूला सब बच्चों को आ जाए तो रे ऑप्टिक्स के मोस्टली डेरिवेशन बच्चे बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक जो आज जो स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, ये आपके लिए मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दैट्स वाई वीडियो को 1% भी स्किप ना करें और पूरा देखें दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, गोले सतह द्वारा जब अपवर्तन की बात की जाती है, मीन्स रिफ्रैक्शन फॉर्मूला फ्रॉम स्पेरिकल सरफेस। अब देखिए, स्पेरिकल सरफेस बनाते हैं हम। ये एक स्पेरिकल सरफेस बोर्ड पूरा का काम आएगा दोस्तों, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा डेरिवेशन है। बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको समझना पड़ेगा, छोटी छोटी ऐसी बातें हैं, ऐसे कंसेप्ट हैं जिनका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्पेरिकल सरफेस ले लिया दोस्तों, ये है एक स्पेरिकल सरफेस। हमने मान लिया यहाँ एक मीडियम है, ये सेकंड मीडियम मान लिया दोस्तों, ये तो हो गया फर्स्ट मीडियम। कैसा मीडियम हो गया? फर्स्ट मीडियम। और ये हो गया सेकंड मीडियम, मतलब पहला माध्यम और दूसरा माध्यम। और जो दूसरा माध्यम है दोस्तों, उसकी जो सतह है वो कैसी है? स्पेरिकल है, यानी गोलीय है। अब जब स्पेरिकल होगा तो इसका कुछ ना कुछ फोकस पॉइंट होगा, इसकी कोई ना कोई रेडियस होगी दोस्तों, ठीक है। तो हमने इसका एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाया दोस्तों, ये रहा इसका प्रिंसिपल एक्सिस। दोनों साइड में हमने बढ़ा दिया इसको। अब इस जगह क्या करना होता है दोस्तों, पहले आप डिनोट कर लो कि इसका आपको फोकस पॉइंट कहाँ बनाना है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स आपको सी डिनोट करना है। तो हमने क्या करा, यहाँ इसका सी डिनोट कर दिया। ध्यान से देखना दोस्तों, यही से डेरिवेशन स्टार्ट होने वाला है। हमने जो ऑब्जेक्ट लिए वो भी कैसे लिए? पॉइंट लिए, मीन्स बिंदु बिंब लिया है। ये बिंदु बिंब हो गया दोस्तों, जिसको हमने डिनोट कर दिया। किससे डिनोट कर दिया? ओ से डिनोट कर दिया। जब इससे प्रकाश किरण निकलेगी, मीन्स जब रे इस पर इंसिडेंट होगी दोस्तों, तो इस पॉइंट पर क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा, मीन्स अपवर्तन होगा। प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करेगी? प्रवेश करेगी। इट एंटर्स इन वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो अपने पाथ से क्या हो जाती है दोस्तों? डेविएट हो जाती है, विचलित हो जाती है। अब विचलन के लिए कौन सा नियम लगाना पड़ेगा आपको? अपवर्तन का नियम लगाना पड़ेगा, मीन्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाना पड़ेगा। अब मान लेते हैं, हम कंसिडर करते हैं, ये कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। डेंसर मीन्स सघन माध्यम है। कैसा माध्यम है? सघन माध्यम। और कंपेरेटिवली वो कैसा हो जाएगा? विरल हो जाएगा। इसके अपवर्तनांक को, मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n1 से इंडिकेट कर देते हैं, और इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n2 से इंडिकेट कर देते हैं। अब जब लाइट रे इंसिडेंट तो हो गई दोस्तों, किस पॉइंट पर हुई? हमने मान लिया, कंसीडर कर लिया, इस पॉइंट को हमने बोल दिया x, इस पॉइंट को हमने बोल दिया p पॉइंट। ध्यान रहे दोस्तों, सारा खेल पॉइंट्स का है, ज्योमेट्री लगेगी पूरी की पूरी इसमें। ये पॉइंट क्या हो गया? p हो गया। मीडियम कैसा है? डेंसर है। अब जब आपको रिफ्रैक्शन करना होगा तो आपको नॉर्मल चाहिए दोस्तों। क्या चाहिए? नॉर्मल, मीन्स आपको अभिलंब चाहिए। तो हमने x को c से मिला दिया, ठीक है। ये इसकी रेडियस होकर हो जाएगी दोस्तों, r हो जाएगी ना, होगी नहीं होगी? ये r हो गई, ये हो गया u, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब यहां पे हमने क्या किया दोस्तों? एक अभिलंब बनाया। ध्यान रहे दोस्तों, डैश डैश से हमने अभिलंब को डिनोट किया है। दूसरी तरफ भी बनाना पड़ेगा, इधर भी आगे बढ़ा दिया। यहां क्या होगा दोस्तों? ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब इंसिडेंट रे तो जा रही थी यहां पर, ठीक है, बट जैसे दूसरे मीडियम में जब लाइट एंटर करेगी तो अपने पाथ से क्या हो जाएगी? डेविएट हो जाएगी, अपने पथ से विचलित हो जाएगी। बिकॉज ये कैसा मीडियम है दोस्तों? सघन माध्यम है, मीन्स डेंसर मीडियम है। तो डेंसर मीडियम में क्या होता है दोस्तों? लाइट रे बेंड हो जाती है टूवर्ड्स द नॉर्मल। टूवर्ड्स द नॉर्मल क्यों हो जाती है? क्योंकि दोस्तों जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसका वेग में क्या हो जाती है दोस्तों? कमी हो जाती है। और यही अपवर्तन का कारण है दोस्तों, ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। व्हेन लाइट विल एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट्स स्पीड विल चेंज, दैट्स व्हाई रिफ्रैक्शन अकर। इसलिए ही रिफ्रैक्शन होता है दोस्तों। हमने इसको बेंड कर दिया दोस्तों, अब ये बेंड हो गई। अब बेंड होने के बाद में जो लाइट रे मिलेगी
क्यों? बिकॉज आपने ऑब्जेक्ट कहाँ लिया दोस्तों? प्रिंसिपल एक्सिस पे लिया है, ठीक है। तो इमेज भी कहाँ बनेगी? प्रिंसिपल एक्सिस पे बनेगी। अब द डिस्टेंस बिटवीन P एंड I क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपके प्रतिबिंब की दूरी, मीन्स डिस्टेंस ऑफ इमेज, जिसको हमने किसे डिनोट कर दिया दोस्तों? हम इसको डिनोट कर देते हैं V से। अब आपको पता है दोस्तों हम फॉर्मूला कौन सा निकाल रहे हैं? चलो इतनी तो हो गई बात, ठीक है। ये क्या है? हम लिख देते हैं, हेडिंग लिखते हैं यहाँ पर, रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल सरफेस, ठीक है, यानी गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन, ठीक है। मैं इसको हिंदी में लिख देता हूं दोस्तों, गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन। ध्यान रहे दोस्तों, लास्ट में इस फॉर्मूले को रिमेंबर करने के लिए, याद करने के लिए आपको शानदार ट्रिक बताने वाला हूं। दैट्स वाई वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। ये भी हो गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या करना होता है, एक ट्राइंगल, देखो यहाँ पर इसको हमने बोल दिया अल्फा, 3 एंगल्स कंसीडर करने पड़ेंगे, 3 कोण मानने पड़ेंगे। ये तो हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ध्यान रहे ये इसका क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल को जैसे हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? एन लिख दिया दोस्तों। तो यहाँ पे नॉर्मल क्या हो जाएगा? एन सी। और नॉर्मल हमेशा किसी भी सरफेस के साथ में कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? थोड़ा सा मैं इसको साइड में लेके दिखाता हूँ दोस्तों। ये आपने क्या बनाया? सरफेस। अब यहाँ आपने पॉइंट बना दिया एक्स, यह पॉइंट कौन सा है दोस्तों? सी। ये क्या हो जाएगा? इसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। और नॉर्मल किसी भी सरफेस के साथ हमेशा कैसा होता है? परपेंडिकुलर होता है। और आपको पता होना चाहिए दोस्तों, किसी भी स्फीयर के लिए जो रेडियस होती है वो हमेशा सरकमफेरेंस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है। जैसे हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, कोई भी स्पर्श रेखा बनाएंगे, तो वहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनेगा दोस्तों? 90 डिग्री का। और यही इसके लिए क्या होगा? नॉर्मल होगा, मीन्स अभिलंब होगा, जिसको हमने किससे डिनोट किया हुआ है? एन सी से। देख लो दोस्तों, ये रहा एन और ये रहा हमारे पास सी। ये क्या हो जाएगा? अभिलंब हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, इरेज कर देते हैं दोस्तों इस डायग्राम को। ये हो गया इरेज। अब क्या कहा था? इसमें हमें परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। जितने भी डेरिवेशन हो दोस्तों, भले वो मिरर का हो, भले लेंस का हो, हमें यहाँ पर जो इसका बेस होता है, जो उसका सेंटर ऑफ पॉइंट, जिसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों? सेंटर ऑफ लेंस बोल लो आप, ऑप्टिकल सेंटर बोल लो, सेंटर ऑफ मिरर बोल लो, ठीक है। यहाँ पे हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और वही चीज दोस्तों, इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर इज वेरी बिग इन कंपैरिजन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, मीन्स यू से अगर कंपेरेटिवली आर बहुत बड़ा होगा, देन हम इस पॉइंट को जैसे पी डैश कंसीडर करते हैं, पी डैश लिखा नहीं है मैंने, ठीक है, इसको हम पी कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। ये लाइन आपको ऐड करनी होगी जब आप इसके बारे में लिखोगे, डेरिवेशन जब एग्जाम में होगा तो आपके इसके भी ये भी लिखना पड़ेगा कि P एंड P डैश बिकम सेम पॉइंट इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज वेरी बिग। ओके, अब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया दोस्तों। अब यहाँ पे हमें 3 एंगल्स डिनोट करने हैं। एक को हमने बोल दिया अल्फा, यह हमने बोल दिया बीटा, और यह हमने बोल दिया गामा। ध्यान रहे दोस्तों, ये क्या है? गामा है, ये बीटा है, बीटा को थोड़ा सा और क्लियर लिख देता हूं मैं, और ये हो जाएगा अल्फा। अब बिकॉज आपको पता होना चाहिए, रे ऑप्टिक्स के अंदर हमेशा हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो लेते हैं, मीन्स tan थीटा लेते हैं। तो यहाँ पे tan अल्फा निकालना है आपको, tan बीटा निकालना है और tan गामा निकालना है, ठीक है। अब ये सब हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हमें स्नेल्स लॉ अप्लाई करना है। आप सबको पता होना चाहिए स्नेल्स लॉ क्या होता है दोस्तों? इट इज अ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है? द साइन ऑफ आई एंड साइन ऑफ आर इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। n2 अपॉन n1 क्या है दोस्तों? इट इज द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ओके, और ये क्या है दोस्तों? साइन ऑफ आई अपॉन साइन ऑफ आर, जिसे हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आपतन कोण का ज्या तथा, ध्यान सुनना दोस्तों, आपतन कोण का ज्या तथा अपवर्तन कोण के ज्या का अनुपात दोनों माध्यमों के
सापेक्ष अपवर्तनांक के अनुपात के बराबर होता है। इट इज द स्टैंडर्ड डिफिनेशन ऑफ स्नेल्स लॉ। ये स्नेल्स लॉ है दोस्तों, ठीक है, ये काम आएगा हमारे, ठीक है, स्नेल्स लॉ। इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए यहाँ पर, तो हमने निकाला tan अल्फा। tan अल्फा क्या होगा? tan अल्फा होगा XP अपॉन OP। ध्यान रहे दोस्तों, XP अपॉन OP। ऐसे ही बेटा tan बीटा क्या होगा? tan बीटा विल बी XP अपॉन PC। XP अपॉन PC। और tan गामा क्या होगा दोस्तों? tan गामा विल बी XP अपॉन PI। XP अपॉन PI। कोई दिक्कत दोस्तों? अब क्या करोगे आप? इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब एंगल बहुत छोटा हो तब क्या होता है दोस्तों? इफ थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, यानी वेरी स्मॉल है, अपन इसको कंडीशन लिख देते हैं, थीटा इज वेरी स्मॉल, बहुत छोटा हो, उस केस में क्या हो जाएगा दोस्तों? tan अल्फा या tan थीटा अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाएगा थीटा, यानी tan थीटा का मान लगभग किसके बराबर हो जाएगा? थीटा के। ध्यान रहे दोस्तों, यही से हमारी सारी स्टार्टिंग हो रही है। अब क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू XP अपॉन OP हो जाएगा दोस्तों। ऐसे ही बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा XP अपॉन PC, और गामा इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों XP अपॉन PI। कोई दिक्कत दोस्तों? ये हमारे आगे काम में आने वाला है दोस्तों। अब कहाँ काम आएगा? हमें एंगल I निकालना है और एंगल R भी निकालना है, बिकॉज फॉर्मूला देखो दोस्तों, इक्वेशन 1 में क्या है? साइन I है, साइन R है। क्या यहाँ पर हमारे को I दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, और कहीं नहीं दिख रहा। R दिख रहा है? R भी नहीं है। सर ये R जैसा दिख तो रहा है, पर ये R थोड़ा टेढ़ा है। R नहीं है, वो अल्फा है भैया, अल्फा बीटा गामा। तो इसको ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा हमारे को I और R की फॉर्म में। ध्यान से देखो दोस्तों डायग्राम को। डायग्राम में आप देखते हो तो एंगल I ट्राइंगल OXC के लिए बहिर्कोण है। कैसा कोण है? बहिर्कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल है तो क्या होगा दोस्तों? अब देखो क्या हो जाएगा? एंगल I इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ कौन सा ट्राइंगल दोस्तों? ध्यान से, यही साइड आगे बढ़िए, OXC। OXC। ऐसे ही दोस्तों एंगल बीटा, ध्यान से देखना दोस्तों, एंगल बीटा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल CXI। CXI, ठीक है। एंगल कौन सा दोस्तों? एंगल बीटा इज एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल है दोस्तों, ट्राइंगल XCI। XCI, ओके। अब एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल्स। मीन्स एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, यानी I किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस बीटा के। I इज इक्वल टू एंगल I इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा की वैल्यू क्या है दोस्तों? अल्फा की वैल्यू है दोस्तों XP अपॉन OP, ये रहा दोस्तों, प्लस बीटा की वैल्यू है XP अपॉन PC। कोई डाउट दोस्तों? अब ये एंगल I की वैल्यू हमें यहाँ पुट करनी होगी दोस्तों, और साथ ही हमें एंगल R की वैल्यू भी निकालनी है। तो यहाँ से बीटा, इफ द बीटा एंगल इज एक्सटीरियर एंगल, देन बीटा इज इक्वल टू R प्लस गामा, यानी बाह्य कोण है तो भैया बीटा किसके इक्वल होगा? R प्लस गामा के इक्वल होगा। तो बीटा इज इक्वल टू, अब इससे R निकाल लेते हैं सीधा, तो R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। तो हमने इसको डायरेक्ट लिख दिया, एंगल R इज इक्वल टू बीटा माइनस गामा। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बीटा? द वैल्यू ऑफ बीटा इज XP अपॉन PC। XP अपॉन PC माइनस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गामा? देन गामा इज XP अपॉन PI दोस्तों, ओके, XP अपॉन PI। अब ये दो वैल्यूज आ गई दोस्तों, एक I की वैल्यू आ गई दोस्तों और एक वैल्यू आ गई आपके R की। दीज टू वैल्यूज आर पुटन इन इक्वेशन 1। तो ध्यान से देखना दोस्तों, इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, थोड़ा इसको लीनियर फॉर्म में ले आते हैं।
क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा सा मैं लक्ष्मण रेखा बना देता हूँ, हमें सारा काम इधर करना है, ध्यान से देखना दोस्तों। क्या होगा दोस्तों, साइन n1 को ऊपर भेज देते हैं और साइन r को इधर भेज देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर दिया दोस्तों, इसको क्रॉस मल्टीपल कर दिया, देन वी गेट द वैल्यू n1 साइन i इज इक्वल टू n2 साइन r द वैल्यू। अब ध्यान से देना दोस्तों, यहां भी हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, जो कंडीशन हमने यहां लगाई थी दोस्तों, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यही कंडीशन हमें यहां भी लगानी है। इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, यदि कोण बहुत छोटा हो, देन साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, n1 i इज इक्वल टू n2 r। कोई दिक्कत? अब बात करते हैं, अब यहां पर हम एंगल I और एंगल R की वैल्यू पुट कर देते हैं दोस्तों। तो क्या होगा, n1 एंगल I क्या है दोस्तों, ये है हमारे पास, कहा गया ये XP, दोनों में से कॉमन निकल जाएगा दोस्तों। हम XP को पहले ही कॉमन निकाल देते, देखो दोनों के अंदर XP ऊपर आ रहा है, दोनों इसके नोमिनेटर में XP आ रहा है, अंश में XP है, उसको हम बाहर निकाल देते हैं, इट इज कॉमन। ऐसे यहाँ भी XP कॉमन आ जाएगा। चलो लिखते हैं दोस्तों, तो यहाँ हो जाएगा n1 XP, XP को हमने कॉमन ले लिया दोस्तों, ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 1/OP प्लस 1/PC इज इक्वल टू n2। ऐसे r की वैल्यू पुट करनी दोस्तों, तो r की वैल्यू XP/PC माइनस XP/PI, यहाँ भी XP कॉमन निकल जाएगा। देन हमने XP को ले लिया दोस्तों कॉमन, और हमारे अंदर बच गया 1/PC माइनस 1/PI। ठीक है, PI थोड़ा मैं क्लियर लिख देता हूँ, आपको क्लियर दिख जाए दोस्तों। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा है बट समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अब XP से हमने XP को कैंसिल कर दिया दोस्तों, देन वी गेट द वैल्यू, n1 को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, n2 को इससे मल्टीप्लाई करा देते हैं, देन वी गेट n1/OP प्लस n1/PC इज इक्वल। अब दोस्तों डेरिवेशन कंप्लीट होने वाला है, ध्यान से देखो इसको, इज इक्वल टू n2/PC माइनस n2/PI। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, PC की टर्म को एक तरफ करना है, बाकी दोनों टर्म को एक तरफ करना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, इस वाली टर्म को मैं इधर भेज देता हूं, देखो ये जो आपका n1 वाला टर्म है, n1 को मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं और n2 वाले टर्म को उधर ट्रांसफर कर देते हैं। देन व्हाट विल वी गेट, हमें मिलेगा दोस्तों n1/PC माइनस, अब देखिए दोस्तों ये उधर चल जाएगा तो किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में चेंज हो जाएगा, प्लस n2/PI इज इक्वल टू, ये रहेगा दोस्तों हमारे पास n2/PC, इसको भेजना है हमारे को। ओके, मीन्स हमने PC को उधर ट्रांसफॉर्म करना है, PC उधर चल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा OP रहा दोस्तों, इसको नहीं भेजा हमने, ये एक ही पड़ा है, इसको हमने उधर ट्रांसफॉर्म करना है और इस वाले टर्म को हमको इधर ट्रांसफॉर्म करना है। क्या हो जाएगा, n2/PC माइनस n1/PC, देन व्हाट विल वी गेट। अब ध्यान से देखना दोस्तों, अब यहाँ पे साइन कन्वेंशन भी लगेगा। ऑब्जेक्ट, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट ऑलवेज कंसिडर्ड नेगेटिव, देन u विल बी नेगेटिव। u कैसा होगा दोस्तों, नेगेटिव होगा। r एंड v आर इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। देखिए दोस्तों इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इसी तरफ है, तो दैट्स व्हाई v एंड r विल बी पॉजिटिव, रिमेन पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट विल बिकम नेगेटिव। ओके, आफ्टर इट वी विल डू वैल्यूज पुट करते हैं दोस्तों, इसकी क्या हो जाएगा, n1/OP, OP क्या है दोस्तों, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, देन इट विल बी नेगेटिव, प्लस n2/PI, व्हाट इज PI, हियर द PI is the distance of image, means प्रतिबिंब की दूरी है, then we put v is equal to n2 minus n1। देखिए दोस्तों दोनों में PC है, कॉमन ले लिया हमने, PC अपॉन में आ जाएगा। then what is PC, here the PC is the radius of curvature, तो हमने यहाँ पे डिनोट कर दिया r, ये हो गया दोस्तों r। अब इसको आगे लिख लो, इसको पीछे कर लो, then we get the formula of the refraction by spherical surface, तो गोलीय सतह द्वारा अपवर्तन का सूत्र हमें प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। अब इसको हम लिख देते हैं, यहाँ पर कहाँ लिखें,
यही लिख देते हैं दोस्तों। क्या आपको दिख रहा है? ठीक है, इसको थोड़ा छोटा लिख दूंगा दोस्तों। यहाँ लिखें देखो क्या है, बिकॉज फिजिक्स के डेरिवेशंस क्या होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े होते हैं। समझने की दृष्टि से हम कहें तो बहुत छोटे हैं, कंसेप्चुअल होते हैं, बट जब उनको करने में आता तो दोस्तों 2 पेज भर जाते हैं। ठीक है, कभी कभार तो अभी तो इसके अंदर हमने थ्योरी इतने नहीं लिखी है दोस्तों, और अगर थ्योरी भी कंसिडर कर ली तो 2.5 पेज इसमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डेरिवेशन इन रे ऑप्टिक्स। ठीक है, अब इसको ट्रांसफर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ से मैं इरेज करके इसको इधर ले आता हूँ, इसको इधर कर देते हैं दोस्तों। हमारे पास यहाँ जगह दोस्तों, वी आर राइटिंग हियर। ओके, हम लिख देते हैं इसको, क्या हो जाएगा दोस्तों, n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u is equal to n2 minus n1 upon r. We got the formula. It is the relation between u, v and r with respect to spherical surface. तो दोस्तों अब इसको याद करने की ट्रिक बताते हैं। कैसे याद करोगे इसको? याद करने का सिंपल तरीका है दोस्तों, ध्यान समझना। सेकंड मीडियम में क्या होगा? इमेज होगा। सेकंड मीडियम में क्या होगा? इमेज। और सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीन्स अपवर्तनांक हमने कितना बोला है? n2 बोला है दोस्तों। क्या बोला है? n2। और फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या बोला हमने? n1। सेकंड मीडियम में क्या है? इमेज। द डिस्टेंस ऑफ इमेज इज v। फर्स्ट मीडियम में क्या है दोस्तों? ऑब्जेक्ट। तो द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिनोटेड बाय u। ओके, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम n2, सेकंड मीडियम n2, डिस्टेंस अपॉन में क्या आ जाएगा? डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन में क्या आ गया? v माइनस द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मीन्स n1 अपॉन u। ध्यान रहे दोस्तों, यह माइनस रहेगा, इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम अपॉन रेडियस ऑफ कर्वेचर मीन्स n2 माइनस n1 अपॉन r। बहुत ईजी है दोस्तों, एक बार वापस देख लो। n2 अपॉन v सेकंड मीडियम अपॉन v माइनस फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। इट इज द कंप्लीट डेरिवेशन फ्रेंड्स। इसको एक बार आप खुद कॉपी पेन से करो, एक बार वीडियो को वापस स्टार्ट करके देख लो दोस्तों। बट अगली बार दोस्तों जब ये डेरिवेशन आता है आपको इसको कंटेस्ट करना है। और ध्यान रहे दोस्तों, अभी लॉकडाउन है और आपको कंसंट्रेट करना है आपकी स्टडी पर, बिकॉज यही वो टाइम है, यही वो गोल्डन टाइम है दोस्तों जिसमें आप आपके बेस को क्लियर कर सकते हो। आपके कोई भी डाउट्स हो दोस्तों, कोई भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। मेरा व्हाट्सअप नंबर इसमें प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिन्हें भी ग्रुप में ऐड होना है। मेरा व्हाट्सअप ग्रुप भी है जहाँ मैं ग्रुप डिस्कशन भी करता हूँ दोस्तों। आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका हम सॉल्यूशन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच। और साथ के साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक करना, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। और चैनल तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लिया होगा और नहीं किया तो दोस्तों कर लो। थैंक यू सो मच।